जी जनाब, सवालात की तरफ चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कोई सवाल जब तक आता है तो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें पैराडॉक्स ये है कि यही तो मसला है और हल भी यही है जो आप बता रहे हैं। जी डेमोक्रेटिक रूट जो है उसमें अब ये जहां पे चाहिए आ जाता है ना कि पार्टियां को ये करना चाहिए, वो तो नहीं कर रही। जी जी तो तो मतलब टेंजिबली क्या क्या तरीका है कि वो क्यों करें? मतलब वो इसमें स्टेटस को में समझ रहे हैं कि उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हैं, तो इट्स ओके। हाँ। अब उसमें तीन चार चीजें, एक तो ये कि जी फिर डॉक्टर साहब म्यूट हो आप गए हैं। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए, सॉरी, आप अनम्यूट करें डॉक्टर साहब। जी। तो उसमें अब बस यही है कि ग्रास रूट्स प्रेशर जो है ना वो इतना आना चाहिए। जो है सिविल सोसाइटी इदारे अपने आप को और मजबूत करें। दूसरा फिर ये हो सकता है कि जी ये इसी तरह चलते रहें और एक इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाए। ठीक है ना। तो उससे जो है एक झंझोड़ा सा लगे कौम को कि जी वो फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करे। मगर उसकी भी कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जहां इकोनॉमिक कोलैप्स आए उसमें वहां फौरन के बाद जो है अच्छी गवर्नेंस आ जाए। अब आप जिम्बाब्वे का एग्जांपल ले लें, वहां 2006-07 में हाइपर इन्फ्लेशन आया था। मिलियन परसेंट इन्फ्लेशन पर ईयर। हमारे यहाँ क्या था, 38%। उस पे हमारी चीखें निकल गई थी। वहां पे था 38 नहीं, मिलियन परसेंट इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है कि हर रोज प्राइसेस डबल हो रही थी। और उनकी जो करेंसी थी, मैं गया था 2008-9 में, एक यूएस डॉलर में मैंने 50 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट खरीदा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर अब भी जिम्बाब्वे को इतना बड़ा झटका लगा। मगर अभी तक वही पार्टी जो है रूल कर रही है, उनकी जो जानू है, और वही वहां पे अनडेमोक्रेटिक। अब देख लें श्रीलंका। श्रीलंका में हमेशा जरा एलीट पार्टीज आती थी, अब यह है एक जो है लेफ्ट विंग पार्टी वहां पर जीत के आ गई है। तो अब देखते हैं वो कुछ कारनामे कर पाती हैं या नहीं। तो वो फिर एक दूसरा तरीका है, मगर वो बहुत पेनफुल होगा। और वो भी ऐसा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे इतने पॉलिटिकली अनस्टेबल, इनसिक्योर नहीं थे। और फिर न्यूक्लियर आर्म्ड, अगर ऐसे मुल्क में अगर इकोनॉमिक कोलैप्स आता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, सिविल सोसाइटी मूवमेंट को बढ़ाएं, जो अच्छी पार्टियां छोटी मोटी हैं उनको सपोर्ट करना शुरू करें, पॉपुलिस्ट मसायास का पीछा छोड़ें। और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, प्रोफेशनल मिडिल क्लास, उनका रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जो लैंडेड एलीट्स हैं, जो कमर्शियल एलीट्स हैं, उनसे तो आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते ना। मगर प्रोफेशनल मिडिल क्लास तो अपने आप को जरा मुख्तलिफ कहती है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये वीलॉग्स और सोशल मीडिया से अपनी जान छुड़ा के अच्छे जो स्कॉलरली सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको फॉलो करना शुरू करें, और जो इश्यूज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको समझें। और जो छोटी मोटी भी पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करें। इस काबिल तो वो हो जाए ना कि 5-10 सीटें ही ले जाके वो नेशनल असेंबली में पहुंच जाएं और थोड़ा बहुत फिर वो शोर मचा सकें। तो इसी तरह चेंज आ सकता है। बाकी कोई मैजिक वांड तो नहीं है। फिर मैजिक के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर वही आर्मी रूल, वन पार्टी रूल, रेवोल्यूशन, जो कि सारे खाली सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बात तो ये बिल्कुल ठीक है जो आप कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा, जैसे आप बड़ा एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं कि ये चीजें जैसे आप सुजेस्ट कर रहे हैं, अगर डिजायरेबली ऐसे ही होना शुरू हो जाए तो हम्म। आपके ख्याल में कितने वक्त में हम तब्दीली देख सकते हैं? वो आई मीन आई बी ऑनेस्ट, ये 5-10 साल में तो नहीं आएगा। ये 20-25 साल भी लग सकते हैं। और इसीलिए मैं जो है शॉर्ट टर्म में कांग्रेस मॉडल जो है वो पेश करता हूँ। क्योंकि मुतहम्मिल नहीं है ना पाकिस्तान के 20-25 साल इंतजार कर सकते। हो सकता है इकोनॉमिक कोलैप्स तो उससे पहले ही आ जाए। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म मेजर भी जरूरी है कि इन पार्टीज को होश आना चाहिए कि कितने खराब हो गए हैं पाकिस्तान में हालात। तो अब आप जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम इनको पुश करें कि जी आप जरा अपनी पार्टीज में कॉम्पिटेंस इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, ये अगर प्रेजेंटेशन बंद कर लें तो थोड़ा सा वो ज्यादा इंटरेक्टिव स्क्रीन जरा वाइड हो क्या जाए। ये जो प्रेजेंटेशन है? जी जी, अब मेरा ख्याल है जरूरत हाँ, नहीं। जरूरत तो नहीं है अब ना जी इसकी। जी। ठीक है।
जी जी, अब जरा थोड़ा सा वो लगता है कि जैसे हम फेस टू फेस बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल और किसी का कोई, मुझे तो अभी तो नहीं नजर आ रहा किसी का कोई सवाल। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ बात, हाँ अभी जी। जी एहसान। जी एहसान, एहसान थोड़ा सा जब आप सवाल करें तो तारुफ भी करवाएं अपना, मुख्तसर सा, और उसके बाद सवाल करें। जी एहसान। जी। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मैं बलूचिस्तान से हूँ, जॉब से। और पीएचडी कर रहा हूँ एजुकेशन में, इंटरनेशनल माशाल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। इस्लामाबाद से। और सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ करंटली अभी। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आजकल जो पाकिस्तान में काफ़ी इकोज़ हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और कुछ लोगों का ख्याल है कि दिल्ली मॉडल अपनाया जाए आम आदमी पार्टी का। कुछ लोग कहते हैं कि खिलाफत जो इस्लामिक एक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो आ जाए तो हमारे सोल्यूशन निकल सकता है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने 9 तो वो 5 पेश किए थे ना, रेवोल्यूशन से लेके पॉपुलिस्ट मसाया, उसमें ये तमाम आइडियाज मैंने वन बाय वन जो है वो डिस्कार्ड कर दिए थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम ट्राई कर चुके हैं। जब भी ये आती है मिलिट्री गवर्नमेंट, उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही होता है, और उसमें जो है थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो सुपरफिशियली कंट्राइव्ड होती है। या तो ये कि जी आपके करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई होगा, फिजिकल डेफिसिट क्या हाई होगा, या ये कि अमेरिकन एड, सारे अनसस्टेनेबल तरीकों से उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव की थी, चाहे वो मुशर्रफ हो चाहे वो अयूब हो। और जिससे एक तो इनइक्वालिटी बहुत बड़ी, और जो है इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी, और वो तमाम जो है ग्रोथ पीरियड्स वो कोलैप्स कर गए, और उनके साथ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी अनसस्टेनेबल था, साथ में वो भी कोलैप्स कर गया। तो ये जो टिंकरिंग या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, थियोक्रेटिक आप गवर्नमेंट्स, जैसे मैंने हवाला दिया ईरान का, सूडान का, अफगानिस्तान का, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए वो यही है कि डेमोक्रेटिक पाथ पे चलें। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, बाकी जो श्रीलंका, साउथ एशियन मुल्क हैं जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक पाथ ही पर चल के हमसे बेहतर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जी इंडिया और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी में से न्यूलिबरल पॉलिटिशियंस उभर रहे हैं, मगर फिर भी जो हमारे हालात हैं उनसे तो वो फिर भी बेहतर है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, वो भी जो थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा है, अब वो डेमोक्रेसी के रास्ते पे कर रहा है। तो हमें भी जो है अपने जैसे, जो मैंने कहा ना, एथनिक डिविजन्स बहुत ज्यादा हाई हैं। हम ईस्ट एशियन मुल्कों की तरह नहीं है, जहाँ पे जो है एथनिक होमोजेनिटी बहुत हाई है। वहाँ पे तो ऑटोक्रेसी भी चल जाती है, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया। हमारे जैसे जो मुल्क हैं एथनिकली डिवाइडेड, एक्सट्रीमली पुअर, उनमें जो है इस किस्म के मॉडल्स नहीं चल सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी फवाद, फवाद अली। फवाद आप हैं? अगर फवाद सर, नहीं है तो डॉक्टर आहत ही। हाँ, ठीक अस्सलाम डॉक्टर ठीक, वालेकुम। आहत। फवाद है। जी जी वो फवाद। म्यूट। जी सर फवाद। मेरा नाम फवाद अली है। ये कैमरा लैपटॉप का सही काम नहीं कर रहा तो इसलिए ठीक है, मैं। इट्स ओके हाँ फवाद, जी। आप कीजिए मेरा कुछ। नाम फवाद अली है डॉक्टर साहब, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक वॉर इकोनॉमी है पूरे मुल्क में, या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्पेसिफिकली। तो इस वॉर इकोनॉमी, जब तक ये नेटो यहाँ पे थी तो डॉलर्स आ रहे थे, नेटो यहाँ से जा चुकी है अभी तो डॉलर्स बंद हैं। पिछले तकरीबन 15-20 साल में टूरिज्म पे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अराउंड 95 बिलियन रुपीस टूरिज्म पे लगाए हैं। लेकिन टूरिज्म फिर भी नहीं आ रहा। बाकी इस तरह बाकी सेक्टर्स भी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो ये वॉर इकोनॉमी, ये कब तक ये चलता रहेगा इस मुल्क का, और इसकी फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि ये कितनी सस्टेनेबल है? ठीक। यानी अब वो बड़ी ताकतें तो चली गई ना जहां पैसा आ रहा था। अब तो जो वॉर इकोनॉमी चल रही है वो उस पे जो वो छोड़ के चले गए थे, आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह, कुछ पैसा जो उनका बचा था उस पे चल रही है। तो उसका जाहिर है इतना तो फिर ड्यूरेशन नहीं होती, मगर ये कि अभी भी आप देखें अफगानिस्तान में आर्म्स बहुत ज्यादा हैं, बलूचिस्तान और
जो केपी दोनों इतने इनसिक्योर हैं, उसकी मेन वजह यही है कि जी जो अफगानिस्तान से आर्म्स वगैरह आ रहे हैं, जो बेसिस मिले हुए हैं तालिबान के, तो अब उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत तो है। मगर ये कि लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं होना चाहिए जैसे 2007-8 में हुआ था। अब तो टारगेटेड जो है ना इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि पॉकेट्स हैं अब इन लोगों की। उस तरह इन्होंने बड़े एरिया को तो नहीं कैप्चर किया, वो अपने आप बॉर्डर को सिक्योर करें, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करें और इनको मॉप अप करें। उसके लिए भी एक विल चाहिए, जो कि मेरे ख्याल है अभी तक पूरी तरह से नहीं मौजूद। तो अब यह है कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो चल रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक ठीक। जी डॉक्टर राहत। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राहत ज़ुबैर नाम है मेरा और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एज फैकल्टी मेंबर पढ़ा रही हूँ। सर आपने बहुत सारे सजेशंस दिए, तो एक चीज़ जो अक्सर मेरे जहन में चल रही होती है, आज मुझे लगा सही फोरम है, बात की जा सकती है। मुझे ये लगता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो स्प्लिट मैंडेट है। छोटी 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 पॉलिटिकल पार्टीज, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में होती है उसकी भी कोई ऐसे से नहीं होती, तो वो सरवाइव करने के लिए बाकी कोalition पार्टनर्स को खुश राजी करने में बिजी रहते हैं। तो कोई ड्रास्टिक या ये कह लें कि कुछ क्लियर पॉलिसी चेंजेस वो ला भी नहीं पाते, अगर वो लाना चाहें तो भी। तो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो स्प्लिट मैंडेट है वो मैनेज हो जाए, इलेक्शंस जो हैं वो 2 या 3 स्टेप्स में हो जाएं, या कुछ और ऐसी चेंज कि पॉलिटिकल पार्टीज को एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए अपने कोalition पार्टनर्स को राजी रखने में सारी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े और कहीं सिस्टेमिक चेंजेस लाई जा सकें। तो इस पे सर आपका कमेंट चाहिए। थैंक यू। देखिए और बड़ी मैंडेट के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो जब 2/3 मेजोरिटी आती है तो वो गवर्नमेंट्स पे इतनी ऑटोक्रेटिक हो जाती हैं कि वो और फिर जो है ज्यादतियां करने लगती हैं। मसलन जैसे मुस्लिम लीग नून को 2 दफा जो है 1990s में 2/3 मेजोरिटी मिली थी, मगर उसका उन्होंने क्या फायदा उठाया? वो खिलाफत मूवमेंट एक दफा उन्होंने शुरू कर दिया था, फिर दूसरी पार्टियों को जदोकोब करना शुरू कर दिया था। तो कोलिशन गवर्नमेंट से ये है कि थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस तो हो जाता है। और कोलिशन गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप चेंज नहीं ला सकते। अगर आप 2008 से लेकर अब तक देखें ना, तो जो सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव अचीवमेंट रहा है पाकिस्तान का वो 18th अमेंडमेंट थी डेवोल्यूशन की। उसमें खामियां हैं बहुत सारी, बट स्टिल हेड्स एंड शोल्डर्स अबव any other legislation passed in Pakistan after Pakistan's constitution in 1973। और पीपल्स पार्टी की भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबको बिठाया, मिल बैठ के बातचीत करके कन्विंस करके पीएमएलएन को ऑन बोर्ड लेके दूसरी छोटी पार्टियों को ऑन बोर्ड करके फिर जो ये 8th वो फाइनेंशियल अवार्ड था जिसमें छोटे सूबों को ज्यादा पैसे मिलने लगे। तो ये कुछ छोटे मोटी जो हमारी लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स हैं, ये कोलिशन गवर्नमेंट्स में ही आई थी। इसके मुकाबले में अगर आप देखें, जब 2/3 मेजोरिटी थी तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी जो है लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स नहीं रही। तो होना तो मेरा ख्याल है यही चाहिए कि जो भी आए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। सबसे अब बड़ी बात तो ये है मेरे ख्याल में। और जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो खत्म हो। उसके बाद चाहे वो बड़ी मैंडेट लेकर आए पार्टीज या छोटी मैंडेट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू आती हैं और उनको ये एहसास होता है कि हम अवाम की ताकत से आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर होती है। तो मैं ये कहूंगा कि 2008 से 18 तक 2 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं ना, तो उनमें जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन पाकिस्तान में हुई है उन 10 सालों में वो बाकी 65 साल से ज्यादा थी। यानी डे टू डे गवर्नेंस तो उस वक्त भी खासी खराब थी, मगर पॉलिटिकल एवोल्यूशन पे जो है ना स्कॉलर्स का ज्यादा ध्यान होता है। चूंकि एक सिंपल जो रिलेशनशिप है वो ये है कि डे टू डे गवर्नेंस उस वक्त इंप्रूव होती है जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होता है। ठीक है ना? डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका मजबूत होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी डे टू डे गवर्नेंस भी इंप्रूव होती है। अब ये होगा कि शुरू में जब आपकी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे
तो डे टू डे गवर्नेंस तो फिर भी खराब होगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे इम्प्रूवमेंट आएगा, पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा। तो आप 2008 से 18 तक देखें, पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में पहली दफा 2013 में ये हुआ था कि पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रीली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर फ्रीली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी। आज तक 75 साल में ये नहीं हुआ। 18th अमेंडमेंट का डेवोल्यूशन आया, एक नई थर्ड पार्टी उभरी, और इस किस्म के बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए। ये चीज जरूरी है कि पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रेंथन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नो रोल फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट। मेरे नजर में ये तीन चार चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि जी भारी मैंडेट से एक पार्टी आए और प्रेसिडेंशियल सिस्टम वगैरह की तरफ हम भागे। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साजिद गौरी साहब, साजिद साहब पूछिए। जी सर, सलाम अलैकुम। साजिद गौरी फ्रॉम सरगोदा। सर मैं हाँ भी छोटा सा पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हूँ और जी जी। सियासत भी करता हूँ। हम माशा। देखते हैं दुनिया के, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं दुनिया के डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आवाम को सियासी शऊर और ट्रेनिंग देती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स को बिरयानी, मोटरसाइकिल, इनामात, सियासी भर्तियां और जन्नत की टिकटें देती हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर पाती? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है या ये नहीं, भी? ये पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, मगर इनका मोड ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। तो मसलन पीपल्स पार्टी और जो है ये नून लीग, ये तो पेट्रनेज पॉलिटिक्स करती हैं। इश्यूज और आइडियोलॉजी नहीं, बस लोगों में ये बांट दो, लोगों में ये बांट दो, जो लोकल एलिट्स हैं उनको कुछ दे दो, फिर वो लोकल एलिट जो है वो थोड़ा बहुत लोगों में बांट दें। तो ये पेट्रनेज सिस्टम की पॉलिटिक्स करती हैं। फिर जो पार्टीज हैं मसलन जैसे पीटीआई, वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती है। वो भी यानी आइडियोलॉजीज और इश्यूज वगैरह की बात कम करती है, और पॉपुलिज्म पे बहुत ज्यादा उनका फोकस होता है कि जी चोर डाकू लुटेरे ये वो, इस तरह लोगों को गरमाओ। फिर एमक्यूएम का देख लें, वो फियर बेस्ड फैसिस्ट उनकी पॉलिटिक्स है। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जी जो मैंने बताया था कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कितना वीक था 47 में, कि तकरीबन ना होने के बराबर थी पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान है। और उसके बाद उसकी वजह से जो है जो ऑटोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको मौका मिल गया। पहले जो है ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिशियंस को निकाला, पॉलिटिशियंस खुद लीड थे, इसीलिए उनको हटाना इतना आसान था ब्यूरोक्रेट्स को। और फिर ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो जो आर्मी जनरल्स हैं उन्होंने हटा दिया। और उनकी फिर जो है ये कोशिश रही कि जो ग्रास रूट्स पार्टीज थी उस जमाने में, थी कुछ ग्रास रूट्स पार्टीज, मसलन जो ये खुदाई खिदमतगार मूवमेंट था केपी में, बसंजो साहब थे, जीएम सैयद साहब थे। इन तमाम लोगों की ग्रास रूट्स आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स थी। उनको खत्म करने के लिए जो है फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट ये इस किस्म की पेट्रनेज ड्रिवन पार्टीज लेकर आई कि ये इनको खत्म कर सकें और इनको उभारा जाए। फिर जब ये पार्टीज भी जो है उनको चैलेंज करने लगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो उनको खत्म करने के लिए उन्होंने एमक्यूएम को जो है वो कर दिया, फैसिस्ट पॉलिटिक्स को इनकरेज किया। फिर जब एमक्यूएम भी उनके हाथ से ज्यादा निकल गई तो फिर पॉपुलिस्ट पार्टीज। तो ये तमाम जो खराब किस्म के पॉलिटिकल ब्रांड्स हैं ना, पेट्रनेज पॉलिटिक्स, फैसिस्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, ये तमाम इमर्ज कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक पॉलिटिक्स से जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जिसका मकसद ही ये है कि ग्रास रूट जो पार्टीज हैं उनको क्रश करें, जो अब भी थोड़ी बहुत उभर रही हैं। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, या जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज है, जो ग्रास रूट्स इशू बेस्ड हैं। फुल उनकी अभी आइडियोलॉजी तो नहीं है, इशू बेस्ड हैं वो, सेक्युलर हैं। उनको कोशिश इनकी अब भी यही है कि जो उनको क्रश करें। तो ये हमारी आयरनी रही है कि जी इस किस्म के ग्रास रूट्स को क्रश करने के लिए जो है ये खराब पॉलिटिकल ब्रांड्स लाए जाते हैं। फिर वो खराब पॉलिटिकल ब्रांड्स भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर उनसे भी उनकी लड़ाई हो जाती है और कोई एक नया खराब वो पॉलिटिकल ब्रांड ले आते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलती जा रही है। जी सर, थैंक यू सर। जी शुमाइला। सर मैं शुमाइला हूँ लाहौर से, डॉक्टर शुमाइला, और मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ।
सर, मैंने आपकी वो जितनी प्रेजेंटेशन थी उससे मुझे लगा कि हमारे पास हल तो बहुत से हैं लेकिन हल कोई भी नहीं है। तो सवाल भी मेरा ऐसा ही है। सर, आपने सोसाइटल प्रेशर की बात की और आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हम मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इसकी जो हमारी मतलब अमली कोई उसका जो कोई आउट मतलब इनपुट या उसका कोई रिजल्ट नजर आता है, हम अगर यहाँ पे बात भी करते हैं तो अमली तौर पे हमें उससे क्या फायदा होता है अगर बाय डिजाइन ही चीजें ऐसी हैं जैसे अभी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को जो वो पसंद करते हैं वो वही कर रहे हैं। तो हम मतलब जितना मर्जी उस पर डिबेट करें तो उसका फायदा हम कहाँ होगा? देखिए, जब सॉल्यूशंस लोग मांगते हैं ना, तो उनकी नज़र में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऐसे पसंद करते हैं जो बड़े टाइम बाउंड हों, कि जी अगले 3 से 5 साल, जिसमें जो एजेंट ऑफ चेंज हो वो बड़ा वेल डिफाइंड हो, कि जी फलाना आदमी फलाना पार्टी, और जो है बड़ी सीक्वेंशियल क्लियर स्टेप्स, इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, और उसमें जो है अवाम का जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, बस एक ऊपरी चेंज आ जाए, एक पॉपुलिस्ट लीडर आए, वो 3 से 5 साल में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करे, और 5 साल में हमें प्रोग्रेस मिल जाए। तो अगर इस किस्म के आप सोल्यूशन जो हैं ढूंढ रही हैं, तो वो तो कोई भी नहीं दे सकता। वो फिर वो उसी किस्म की बातें कि जी रेवोल्यूशन और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो तो सब बेकार के सोल्यूशंस हैं। जो सोल्यूशंस मिल सकते हैं ना, वो जरा ब्रॉड बेस्ड होंगे, जिनका टाइम फ्रेम जो है वो जरा वाइड होगा, 20 से 25 साल की आपको बात करनी होगी, और उसमें ये होगा कि जी कुछ ऐसे ओपन एंडेड जो है आइडियाज दिए जाएंगे जिनकी कामयाबी 100% सर्टेन तो नहीं है, लोगों को 100% सर्टेनिटी चाहिए, बट ये कि दे आर द बेस्ट चांसेस अवेलेबल टू अस। उसमें जो है कामयाबी, अगर आप देखें ना, बहुत सारी जो दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं, वो ये नहीं था कि किसी कौम के पास 100% सर्टेनिटी थी। वो ये था कि जो भी उनको मौका लग रहा था उसमें वो तन धुन के लग गए, और जो कम चांसेस थे उनके उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्रोबेबिलिटीज बढ़ाई, और फिर उन बढ़ती हुई प्रोबेबिलिटीज में से और ऑप्शंस ओपन हुए, और फिर तरक्की हुई। पूरी दुनिया की अगर आप हिस्ट्री देखेंगी ना, इस तरह ओपन एंडेड, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो चांसेस को कन्वर्ट करना इनटू हायर चांसेस, जो चेंज आता है वो इस तरह आता है। तो जो इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम अपने आप को ग्रास रूट्स करें, करते रहें, उसमें से फिर आपको जो है रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ऑप्शंस ओपन अप होना शुरू होंगे। अब आप देखिए, जो सबसे जो ज्यादा पिसे हुए इलाके हैं ना, जो थोड़ा बहुत आपको चेंज नजर आ रहा है ना, वो पाकिस्तान के बेहतर इलाकों में से नहीं नजर आ रहा। कराची, लाहौर, पंजाब वगैरह, या इवन पेशावर वैली, जो ग्रुप्स उठ रहे हैं वो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन ग्रुप से उठ रहे हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा है। फाटा और एक्स फाटा और बलूचिस्तान, यूथ कमेटी, वो क्यों निकल रहे हैं? कोई उनके पास 100% सर्टेनिटी नजर आ रही है कि उन्हें कि जी ये एक स्ट्रेट पाथ जाएगा और इससे हम कामयाब हो जाएंगे, बस वो निकल पड़े। यही हाल जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज का है, कि बस ये एक डिटर्मिनेशन है कि जी हमने चेंज लाना है, चाहे जितनी भी कम प्रोबेबिलिटीज हों, जितने भी नैरो पास हों, जितना भी लंबा ड्यूरेशन हो, बस हमने चलना है, और अगर हम चलते रहे तो वो ये जो है कामयाबी भी होगी। बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर सुहेल साहब, सुहेल जतोई साहब। अस्सलामुअलैकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक बात करता चलूँ। आपने बात की है राइट आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की, थोड़ा बहुत आपकी प्रेजेंटेशन में शामिल था। अच्छा जी, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान, यानी एक उसने क्लेम किया कि पाकिस्तान बनाया, और उसके बाद जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखें फ्रॉम 1947 टू 1954 1955, इस दौरान मुस्लिम लीग की टेंडेंसी यही रही है कि किसी तरीके से किसी और सियासी जमात को या मुखालिफ अगर कोई आवाज उठती थी तो उसको दबा दिया जाए, सियासी जमात को फ्लरिश करने का मौका ना दिया जाए, और ये सिलसिला चलता रहा है।
और उसका नतीजा ये निकला, यानी इस दौरान जो प्रोडा आया था, प्रोडा ने भी कई सियासतदानों को सियासत से बिल्कुल जो है ना निकाल के रख दिया। और उसी को आगे अगर अयूब खान दौर में देखें तो पोडो और एब्दो के जरिए भी एक खेत को निकाल दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि एक जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन हो सकता था, रेवोल्यूशन की आपने बार बार बात की। पाकिस्तान जैसा जो नेशन स्टेट है, इसके लिए तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बजाय एवोल्यूशन ज्यादा बेहतर एक चीज बिल्कुल। नजर आती है, जो वो पाकिस्तान में चल सके। जी तो वो बिल्कुल। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का प्रोसेस जो ना, उसमें एक हिंड्रेंस आई, वो रुकावट आई, और उस रुकावट का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कल्चर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं। जी अह, ये बात मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, मैं ये आपके सामने ये रख सकता हूँ कि जब से मुशर्रफ जो है उसका डिक्लाइन हुआ, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मेच्योरिटी आई, और उनकी 2008 से लेकर 2018 तक का जो दौर है उसमें वो थोड़ा बहुत हमें चीजें नजर आती है। उसके बाद 2018 ऑनवर्ड जो एक हाइब्रिड रिजीम आई, और आज तक जो हाइब्रिड वो एक रिजीम चल रही है, यानी हाइब्रिड प्लस चल रही है। उसमें टेंडेंसी फिर वही 1947 टू 1954-5 वाली एक चीज हमारे सामने नजर आ रही है कि किसी तरीके से अपने अपोनेंट को एलिमिनेट ही कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए मुखालिफ वाइस को। जिसमें पहले वो गद्दार कह दिया जाता था कि ये पाकिस्तान बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, तो इनको तो होना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से आज भी हमारा अब आज की पॉलिटिक्स भी देखें तो खास तौर पर जब से ये हाइब्रिड रिजीम स्ट्रेंथन हुई है, तो उसमें ये चीजें नजर आ रही हैं कि अपोनेंट को बिल्कुल क्रश कर दें, नब कर दें। 2018 से 2022 तक की वो एक चीज नजर आ रही है, और 2022 ऑनवर्ड जब चेंज आई है तो उसमें भी वो चीजें नजर आ रही हैं। तो हम तो एक कह लें कि आगे बढ़ने की बजाय बिल्कुल एक फिर दोबारा से एक स्टार्ट से एक सफर शुरू कर दिया है। तो वे आउट बताएं इस हवाले से, जिस तरह आजकल का जो हमारे जिन पॉलिटिकल सिनेरियो से जिन हम नबूर्द आसमां हैं, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मायूसी से हटकर कोई ऑप्टिमिस्टिक कोई वे आउट जो है आप क्या सजेस्ट करेंगे? शुक्रिया जी। जी। नहीं, वो जो मैंने शुरू में कहा ना कि जो है एक बहुत ही एलीटिस्ट पार्टी थी मुस्लिम लीग, लैंडलॉर्ड्स, बिजनेस एलीट्स, मिडिल क्लास, हाई प्रोफेशनल, उनका पर्पस मुस्लिम लीग का ग्रास रूट डेमोक्रेसी तो सिरे से था ही नहीं। मुस्लिम लीग का पर्पस ये था कि जो अशरफिया है मुसलमानों की, जो हमजा अलवी साहब का आइडिया है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट वाज द मेन गोल ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसी वजह से, हालांकि 1940 में बड़ा अच्छा एक डिवॉल्व डेमोक्रेसी का आइडिया दिया गया था, जो लाहौर रेजोल्यूशन था, 1940 से 47 या 47 के बाद कभी मुस्लिम लीग ने उसको इम्प्लीमेंट या ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि मुस्लिम लीग को डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था कि जो मासेस हैं उनके लिए कुछ किया जाए। उसका सारा फोकस था एलीट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और 47 के बाद उसने यही किया, एलीट इंटरेस्ट को फोकस किया। और यही मेरा लास्ट जो आर्टिकल है डॉन में, तकरीबन 10 दिन पहले जो आया है, वो मुस्लिम लीग के बारे में था कि जी ये जो सारी प्रॉब्लम आज तक पाकिस्तान में शुरू हुई हैं, वो इनिशियल ईयर्स में शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मुस्लिम लीग। और फिर मुस्लिम लीग से निकल गई हाथ ब्यूरोक्रेसी, और फिर आर्मी, और फिर ये जो है 2008 से 2018, उसको भी मैं जो है बेस्ट पीरियड समझता हूँ पॉलिटिकल एवोल्यूशन के हिसाब से, नॉट इन टर्म्स ऑफ डे टू डे गवर्नेंस, वो तो बहुत ही खराब थी, मगर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एवोल्यूशन आया, जो मेच्योरिटी की आपने बात की। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो दो पार्टियां जिन्होंने थोड़ी सी मेच्योरिटी शो की थी 2008 से 18, अब पिछले 2 साल में जो है उन्होंने उसके तमाम की जड़ निकाल के जो है ना, अपनी जो 1990s की परफॉर्मेंस थी उससे भी आगे निकल गए हैं, जिस हद तक
अब ये जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करने के लिए, जुडिशरी को तबाह करने के लिए, इंटरनेट, फ्री स्पीच, हर चीज को जड़ से जो है उखाड़ने के लिए। और जो स्टैब्लिशमेंट की अजादारी है, एक हदी वीक सिविलियन गवर्नमेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट। बड़ी खुशी खुशी से जो ये फ्री फेयर इलेक्शंस में 2008 और 13 में जीत कर आए थे, बड़ी खुशी खुशी से हद से ज्यादा धांधली ज्यादा 2024 के इलेक्शन में बड़े फख्र से अब जो है हुकूमत कर रहे हैं बेसाखियों की बुनियाद पे। तो ये ट्रेजेडी है कि जी, वो कहते हैं ना, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैकवर्ड। तो यही हुआ था, वन डेकेड फॉरवर्ड and now we are two decades backward into the 1990s और 1950s में आप चले जाएं। तो अब यानी इन पार्टियों से तो उम्मीद करना कुछ बहुत वो है, मगर ही नहीं है। इट्स हार्ड वर्क, ग्रास रूट्स वर्क। जो भी आपको एक छोटा सा चांस नजर आ रहा है, गोल आपका ये होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड टू एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। फिर ये कि ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स, इन 3-4 चीजों को आप शुरू कर दें। ये ना देखें कि जी रास्ता कितना लंबा है, कितना मुश्किल है, स्टेप बाय स्टेप जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रास्ते खुलेंगे। अगर आप ये इस उम्मीद से निकल रहे हैं कि फौरन हमें जो है एंड गेम नजर आ जाए और वो 3-4 साल से ज्यादा ना हो और बड़े हर एक के वेल डिफाइंड रोल्स हों, 100% सर्टेनिटी हो, तब तो जी फिर कुछ भी नहीं है। मगर अगर आप इस अज़म के साथ तैयार हैं कि ये धुन सी है जो आहिस्ता आहिस्ता उठेगी, तो फिर जो है ये रास्ता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, मुकालमा भी इसी जो मॉडल पे हम चला रहे हैं। हमसे भी जी हाँ, बिल्कुल, इस मुकालमा भी किस्म इसी के मॉडल ग्रुप पे हम बढ़ाएं। चला रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये कब कहाँ पहुंचेगा, क्या फायदा होगा, क्या गोल्स हाँ, हैं। ये मत सोचें, बस बढ़ाते चले जाएं। हाँ बिल्कुल वो ठीक। रिजल्ट्स निकलना शुरू होंगे। बस आप ये समझें कि आपका पाथ जो सही है, इट शुड बी डेमोक्रेटिक, इट शुड बी ग्रास रूट्स, इट शुड बी इगैलिटेरियन। इस रास्ते पे हैं तो कहीं ना कहीं कितने साल लगे आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर ईसा। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ सर, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान से कर दो सर। सर एक थोड़ा सब्सिडी टाइप का क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन होगा मेरा। पहला क्वेश्चन जो सर कह रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन जो अभी सर ने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है उसमें एक जो कांग्रेस जो है वो मॉडल को देखते हुए, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये मॉडल हम सिंध प्रोविंस में नहीं देख रहे हैं, जहाँ पे पीपीपी जो है वो काफी अरसे से अगरचे अपने जो है वो जरदारी या भुट्टो खानदान से किसी को वजीर आला बनाने के इंस्टेड ऑफ मेकिंग समवन फ्रॉम देयर ओन फैमिली, किसी और को जो है वो वजीर आला के ओहदे पे वो जो है उन्हें मौका देती है। लेकिन हमें कोई खास जो है वो तब्दीली वहां पर भी इस मॉडल को देखते हुए नजर नहीं आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन सर, जो डिफरेंट ऑप्शंस की बात की सर, उसमें से एक मॉडल हमारे पास स्विट्जरलैंड का भी नजर आता है, जहाँ पे दो तरह के जो सिस्टम है वो कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी है रादर देन मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी। तो क्या ये कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पहले कभी शायद अगर मैं इतना ज्यादा हिस्ट्री तो मेरा वो नहीं है, तो कहीं पे शायद हमने इस पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है। क्या ये कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी पाकिस्तान में वर्क नहीं कर सकता है क्या? थैंक यू सर। नहीं, बात आपकी सही है, मगर खाली ये नहीं है कि अपॉइंट कर दें, फिर उन्हें एम्पावर भी करें ना। यहाँ पर तो ये होता है कि मुराद अली शाह को माइक्रो मैनेज किया जाता है ना। वो चाहे जरदारी खुद करें, बिलावल करें, फेरियल करें, माइक्रो मैनेज करते हैं वो अपने हिसाब से। इंडिया में ये तो नहीं था ना कि वो माइक्रो मैनेज कर रहे थे मनमोहन को, गवर्नेंस के हिसाब से उनको जो है ऑटोनॉमी मिली हुई थी। तो सिर्फ अपॉइंट नहीं करना, साथ में उनको ऑटोनॉमी देना, और जो वो सजेस्ट कर रहे हैं एजेंडा, फिर उसको पॉलिटिकल सपोर्ट देना। क्योंकि चेंज एजेंडा में शुरू में कुछ लोग तो लूज आउट करते हैं, कुछ तकलीफ उठानी पड़ती हैं, तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट आप उसको प्रोवाइड करें उस चेंज एजेंडा को। ये होना जरूरी है। वैसे तो यानी फेडरल में भी ये हो चुका है कि वो गिलानी को उन्होंने अपॉइंट किया था, फिर राजा अशरफ को अपॉइंट किया था। नून लीग ने जो है इसको शाहिद खान अब्बासी को अपॉइंट किया था। तो वो होते तो हैं, मगर ये कि वो बिल्कुल डिसएम्पावर्ड लोग होते हैं। फिर गिलानी, राजा परवेज अशरफ तो कोई बहुत ज्यादा यानी कॉम्पिटेंट भी नहीं थे। ये मुराद तो खैर चले स्टैनफोर्ड वगैरह से पढ़ा हुआ है। तो ये इश्यूज हैं।
बाकी रहा कंसेंसस डेमोक्रेसी की, तो हाँ मेरा ख्याल है, यानी कंसेंसस स्विट्जरलैंड में ये है कि डेवोल्यूशन बहुत हाई है, जो कैंटन्स हैं उनके उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और फेडरेशन के पास, तो वो तो मैंने भी कहा है कि डीपर डेवोल्यूशन तो होनी चाहिए। और यही जो है 1940 का खाका था, जो जिससे पाकिस्तान का आइडिया शुरू हुआ था। कुछ लोग तो कहते हैं कि खैर वो पाकिस्तान का आइडिया तो नहीं था, वो एक लाहौर रेजोल्यूशन ही था। बहरहाल उसको जब पाकिस्तान मूवमेंट बाद में शुरू हुआ 40s में, तो उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये एक उसमें बहुत डीप डेवोल्यूशन, ऑटोनोमस स्टेट्स की उसमें तो बात थी ना। तो यही जो है आइडिया, यू हैव टू रिविजिट डेवोल्यूशन, जो है वो और ज्यादा डीप होनी चाहिए टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। बट अगेन इनसे ये कोई 4-5 साल में तो इनमें से किसी से नहीं आएगा। ये सारे राइट आइडियाज हैं जिनके फ्रूट आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज करना शुरू होंगे। ये बस एक जो खाका है ना, इसको पकड़ लें कि जी इसमें से चेंज आना है, यही एक रास्ता है। और जो है इसी को हम पकड़ लें, जितनी भी टाइम लगे, जितने भी सेटबैक्स हों, बस हमारा रास्ता सही है। बिल्कुल ठीक। जी सर और मोहम्मद कोई वसीम सवाल? का, जी सर मोहम्मद वसीम साहब सवाल पूछना जी चाह जी रहे हैं, आई थिंक हैंड जी रेस नहीं कर वसीम। पा रहे। जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। करंटली मैं एमफिल कर रहा हूँ खैर एजम यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब सर आवाज आ रही मेरा है आपको? थोड़ी सी हल्की है। वसीम थोड़ा बेहतर करो यार, जी आपका वॉल्यूम थोड़ा बहुत लो है। अब आ रही है आवाज़ सर? जी आ रही आप है। बेहतर। जी हाँ सर, मेरा एक बुनियादी सा सवाल था कि पाकिस्तान कामयाब क्यों नहीं रहा कंपार्टमेंट्स बनाने में, जो पॉलिटिकल इश्यूज है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जिस तरह अगर हम देखें इंडिया और चाइना का, उनके बीच वार्स भी चलते हैं और उन्होंने वार्स किए भी है, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिश किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह और सब। और पाकिस्तान, जिस तरह आपने पसमानदगी की बात की, तो हमारे कंपार्टमेंट ना होने की वजह से जो ट्राइबल एरियाज है, जो रीजन्स है बॉर्डर के अलावा, और जिस तरह हमने अभी एक्सपीरियंस किया, मैं खुद चमन से ताल्लुक़ है मेरा, बॉर्डर बंद होने की वजह से मिलियंस ऑफ लोग मुतासर हुए इस चीज़ से। अगरचे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो उनका ये मीन रहता है, सोच रहता है। और सबसे पहले कि हम अपने जो हमारे नाइबर्स है, नाइबर रोड है, उन कंट्रीज के साथ हमारे ट्रेड उस तरह के ओपन नहीं है जिस तरह आज के दौर में होने चाहिए थे। लाइक, और हम एक शफल इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ होते हैं, कभी नेशनलिस्ट नेशनलाइजेशन, कभी लिबरल, कभी किस तरह। और हमारे अगेंस्ट इंडिया ने जिस तरह 1991 से ओपन इकोनॉमी रखी है और वो उसमें कामयाब भी रहे, एक लॉन्ग टर्म के साथ वो कामयाब रहे। सर हमारा ऐसा क्यों नहीं है? वो मैंने आपको बताए और थे ना, 5 जो प्रीनेटल रीजंस थे कि जी लैक ऑफ हिस्टोरिकल स्टेटहुड। आपने चाइना की बात की, वो 2500 साल पुराना मुल्क है, और एक जमाने में 17th 18th सेंचुरी में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर भी होता था। फिर उनकी एथनिक होमोजेनिटी जो है वो बहुत हाई है। इसी तरह इंडिया भी बड़ा पुराना मुल्क है, फिर उनकी ग्रास रूट्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। तो बहुत सारी जो कमजोरियां हैं ना पाकिस्तान में, वो दूसरे ममालिक जो अब तरक्की कर रहे हैं उनमें नहीं थी। 3-4 ही ऐसे ममालिक हैं जिनमें इतनी ज्यादा कमजोरियां हैं, वो साउथ सुडान है, लेबनान है, और वो उनका हाल भी जो है पाकिस्तान की तरह है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हमारी एट बर्थ से मौजूद थी। और उनको जो है ओवरकम करने का सही तरीका वही है जो 1940 के रेजोल्यूशन में था, डिवॉल्व डेमोक्रेसी। वो हमें अडॉप्ट करना है, उसी की बेसिस पर हम आगे बढ़ सकेंगे। वही मैंने बात की आपको, अपने एक्सटर्नली मैंने जो सॉल्यूशंस बताए थे, इंडिया से आपने यहाँ पर जो है ताल्लुकात ठीक करें, ईरान अफगानिस्तान से कुछ गिव एंड टेक की बुनियाद पे, ताकि ये लैंड कनेक्टिविटी जो है आपकी बढ़े। अभी तो बिल्कुल आप ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह तरफ बंद हैं, नॉर्थ में जो है वो पहाड़ है। बिल्कुल ठीक। जी अफजल साहब। अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद अफजल मोहम्मद अफजल संधू सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। जी जी आज मैं डॉक्टर इब्रार जहूर साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो गालबन 2011 में पब्लिश हुआ था, जी कि भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म की थी उनके मुतालिक था कि वहां पर उस वक्त इन्वेस्टमेंट जो थी पब्लिक सेक्टर में 93% के लगभग थी, और
पब्लिक सेक्टर में 7% थी और 9 प्राइवेट सेक्टर में थी। और जिसको बाद में भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइज किया तो वो उलट हो गई कि पब्लिक सेक्टर में 93% चली गई और प्राइवेट सेक्टर में 7% रह गई, तकरीबन ऐसा था। तो हमारे पास उन्होंने जब ये प्राइवेटाइज किया तो एक ऐसा प्रॉब्लम बना कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी तबाह होना शुरू हो गई। लेकिन आजकल हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, यानी दो पार्टियों का, हुकूमतों का नहीं बल्कि दो पार्टियों का ये नुक्ता नजर है। हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, स्कूल, कॉलेजेस, बेसिक हेल्थ यूनिट, हॉस्पिटल सारे के सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं और सोर्स आउट किए जा रहे हैं। तो क्या ये दोनों पार्टियां, पीपल पार्टी का उस वक्त का ये एक्ट था और अब ये जो नून लीग का ये एक्ट है, ये कहां तक जस्टिफाइड है? क्योंकि हमारे अब आज फैसलाबाद का फेस्को वापडा भी प्राइवेटाइज होने के लिए जा रहा है, आज ये भी खबर सुनी हमने। जी, जी ये डॉक्टर दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जिस एक्सट्रीम पे वो नेशनलाइजेशन हुई थी वो भी गलत थी, और अब जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो भी गलत है। अब ये आपकी एक प्रॉब्लम तो है, जो स्टेट एंटरप्राइजेस हैं उनमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, इनएफिशिएंसी, लॉसेस, मगर ये करना कि जी बस एक प्राइवेटाइजेशन ही एक रास्ता है, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि प्रॉब्लम्स खाली हमारे स्टेट सेक्टर में नहीं है। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत कमजोर है, वो भी बहुत करप्ट है। जो अक्सर आपको स्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं वो प्राइवेट सेक्टर से शुरू होकर स्टेट सेक्टर में आती हैं। कि जी अगर करप्शन है तो करप्शन कौन देता है? हमारा प्राइवेट सेक्टर देता है। अगर टैक्स इवेजन है तो उसकी शुरुआत कौन करता है? आपका प्राइवेट सेक्टर करता है। तो ये उम्मीद कर लेना कि ये बड़े बड़े जो आपकी एंटरप्राइजेज हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज, अगर स्टेट उन्हें नहीं चला पा रही तो प्राइवेट सेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली उनको चला लेगा, ये भी जो है एक गलत फहमी है। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कमजोर है। तो आपको डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो ढूंढने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के बीच में जो मिड रेंज सॉल्यूशंस हैं, मसलन ये कि जी आप मैनेजमेंट कंट्रोल उनको दे दें, मगर ये कि ओनरशिप अपने पास रखें, आप इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बना दें, आप एम्प्लॉय ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाएं। शॉर्ट ऑफ कंप्लीट नेशनलाइजेशन एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, तो मेरे ख्याल में वो सॉल्यूशंस जो हैं वो बेहतर रहेंगे। लेकिन हमारा सोशल सेक्टर तो इससे बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया ना, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ, ये हाँ, दो ऐसे डिपार्टमेंट थे, ये ये टोटली तो तबाह हो स्टेट गए के पास रहने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी हैं। एजुकेशन, बेसिक हेल्थ वगैरह जो है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का तो रोल है ही नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियली वायबल नहीं होते। तो इसमें तो इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए स्टेट को। मगर बाकी दूसरे, मैं तो एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ ना, जैसे ये पावर प्लांट्स हैं, या आपके और ये जो स्टेट, जिनको स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है मगर स्टेट ओन्ड है। बिल्कुल ठीक। सोशल सेक्टर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, एक सवाल टेक्स्ट में है, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर इरम, खुद ही पूछ लें अगर हैं तो। जी जी सर हैं, डॉक्टर डॉक्टर साहब हैं। आप ये सवाल आपने जो लिखा है वो खुद ही पूछ लें आप। तो ये मेरा ख्याल है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद और सवाल कोई नहीं है तो फिर इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। सर मैं बस यही पूछना चाह रही थी, जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी जेन्युइन नहीं है और लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो जितने हुए हैं पाकिस्तान में वो डिक्टेटर्स ने करवाए हैं, तो जब ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स है ही नहीं तो फिर चेंज कहाँ से आएगी? चेंज तो मुझे लगता है फिर कहीं से भी नहीं आ सकती। हाँ, नहीं, पॉलिसीज तो खराब ही है ना। और पॉलिसीज अच्छी कैसे होंगी कि बेहतर लीडरशिप आए। बेहतर लीडरशिप के जो है मैंने दो तीन तरीके बताए। शॉर्ट टर्म में जो है वो कांग्रेस मॉडल, इंडिया में कोई रेवोल्यूशन तो नहीं आया था, बस पॉलिसी चेंजेस हो गए थे ना। और पॉलिसी चेंजेस के लिए आपने ज्यादा कॉम्पिटेंट लीडरशिप कहाँ से आई थी? वो इस तरह आई थी कि जी जो गांधी फैमिली है उसने अडॉप्ट कर लिए थे। वो दो चार ऑप्शन जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पॉलिसीज डेफिनेटली खराब है हमारी, बेहतर पॉलिसीज हमें चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हम अपना ऑफिशियली सेशन क्लोज करते हैं। बाकी जो दोस्त गपशप करना चाहेंगे वो बाद में हमारे साथ थोड़ी सी गपशप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी बहुत मच जी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ।
बहुत अच्छे आपके सवालात थे, और अपना जो ये आप बहुत ही अहम काम कर रहे हैं इसे कंटिन्यू करें और एक्सपैंड करें। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू।